उमर भाई एक चीज टोक के पूछ रहा हूँ, नेहरू की चैलेंज तो समझ में आते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म भी थे बहुत, और इनफैक्ट 1947 का सिनेरियो है पूरा, जी, हमारे सामने विभाजन है, तो उनके लिए तो चैलेंज था ही कि भाई हिंदू मुस्लिम सब अपने आप को हिंदुस्तानी ही माने। और ये भी था, आप देखिए कि बंगाली और पंजाबी इस तरह की आइडेंटिटीज भी थी हिंदुस्तान में, भाषा अलग अलग तरह की थी, पहाड़ के अलग, मैदान के अलग। लेकिन अतातुर्क के सामने क्या चैलेंज थे कि उन्हें नेशनलिटी की छतरी लेके खड़ा होना पड़ा? अतातुर्क के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि ऑटोमन एम्पायर की जो सरहद है वो बहुत बड़ी है और हमारे पास ऐसी कोई फौज नहीं है जो इस सरहद को बचा सके, और सारे राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उन देशों में वो इतने मजबूत हैं कि वो अब किसी उस्मानी फौज को दोबारा आने नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा कि जिन देशों के लोग अपने आप को एक अलग राष्ट्र के तौर पर रखना चाहते हैं, हमारा उनको समर्थन है। अच्छा। और हम अपने दावा वहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने जितने भी राज्य अरब राष्ट्र हो गए थे उनको इन्होंने मान लिया। तो सबसे पहले ये किया, तो उसकी वजह से इनका बॉर्डर कम हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब जो हमारी सरहद बचे हैं लोग, उनको हम क्या कहें, उनको उस्मानी कहें या मुसलमान कहें या तुर्क कहें, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें उस्मानी कहने का मतलब ये है कि चाहे आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन आपको उस्मानी सिटीज़न कहा जाएगा। अब ये बात कहने को तो ठीक थी, लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारे समस्याएं ये आ रही थी कि बहुत सारा उस्मानी बॉर्डर रखना पड़ेगा हमें, जो आप रखना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि उस्मानी भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर क्या आपको मुसलमान कहा जाए, मुस्लिम सिटीजन? तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनका क्या होगा? आ ही गए थे। और ये जो अभी आज के इजराइल के सारे जो बड़ी लीडर हैं वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। हाँ, सही बात, तो बाद में बना। हाँ। और वो सब यानी ऑटोमन और जूइश रिलेशंस दुनिया में सबसे अच्छे रिलेशंस थे। तो ये मुसलमान भी अपने आप को नहीं कहना चाहिए हमें। तो फिर इन्होंने कहा फाइनली हमें अपने आप को तुर्क कहना चाहिए। खत्म करो यार। तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ तुर्क आइडेंटिटी बनानी है इस देश की। तो सारी आइडेंटिटी हटाकर तुर्क बनानी। अब तुर्कों में भी वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके किसी के पहनावे अलग हैं, किसी की ज़ुबान अलग है, फ़ारसी बोलने वाले। तो इन्होंने बाकायदा एक मिनिस्ट्री बनाई कि सभी लोगों को डंडे के बल पर तुर्क बनाया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कानून पास किया कि सरकारी ऑफिस में कोई भी आदमी ट्रेडिशनल लिबास पहन के नहीं आ सकता। अच्छा। आज भी तुर्की में कोई भी आदमी कोट पैंट के बगैर ऑफिस में नहीं आ सकता, वो पहनने आने। क्योंकि अगर आप कुर्दिश हैं तो कुर्दिश कपड़ा पहन के चले आएंगे तो लोग पहचान लेंगे कि भाई आप कुर्दिश हैं, या आप सुन्नी हैं, शिया हैं, वो पहन के, तो वो नहीं करना। लैंग्वेज कर दी। समझ गया। मतलब उन्होंने जब जरूरी हुआ तो फिर डंडा चलाया। हाँ, कि भाई सख्ती के साथ नेशनलिज्म को ऊपर रखो, नेशनल आइडेंटिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यंग टर्क कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट था, वो क्या था? यही था यंग टर्क, यही था कि हम तुर्किक नेशन होने का कॉन्सेप्ट पेश करें। लेकिन यंग तुर्क जो थे उस जमाने के, वो ऑटोमन एम्पायर को ही तर्कीफाई करना चाहते थे। यानी ऑटोमन एम्पायर के रहते रहते वो यंग टर्क रहना चाहते थे। ऐसे नहीं से उखाड़। हाँ, लेकिन फाइनली जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात आई तो फिर फाइनली वो अतातुर्क वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए अतातुर्क के मंत्रिमंडल में वो सभी लोग हैं जो पहले इस्लामाबाद को मानते थे या ऑटोमन एम्पायर को भी मानते थे, वो सब लोग आके कि उन्होंने मान लिया। अनवर पाशा उनके एक साथी थे। अनवर पाशा उनके साथी कहें, राइवल कहें, वो चाहते थे कि जो जापान से रिलेशन बन रहा था पैन एशियन और पैन इस्लामिज्म वाला, वो उसके बड़े वो महत्वपूर्ण है अनवर पाशा। इसीलिए मशहूर है कि दोनों की बनती नहीं थी, बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर क्योंकि ये अनवर पाशा जो थे वो ऑटोमन एम्पायर ने उनको डिप्यूट किया था इसी काम के लिए कि पैन एशियनिज्म और पैन इस्लामिज्म का दोनों का मिक्सचर बना करके एशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच में अच्छा बनाया जाए। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। हाँ, अरे ये गए 1915 में जर्मनी, और वहाँ पर प्रपोजल रखा कि हम काबुल में हम भारत की पहली सरकार बनाएंगे इन एग्जाइल। बिल्कुल। जर्मनी ने कहा कि भाई इस मामले में अनवर पाशा तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा। तुम इस्तांबुल जाओ। इस्तांबुल आए, अनवर पाशा से मुलाकात की और भी कई लोगों से मुलाकात की, और उन्होंने उनको खलीफा से मिलवाया। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है। और इस्तांबुल में 1915 में उनको बहुत पैसा और सारी चीज़ें दे करके और बड़ा एक इंटेलिजेंस का कवर दे करके उनको वाया बगदाद ब्रिटिश स्पाइस से बचाते हुए उनको काबुल तक पहुंचाया गया। और काबुल में पहली सरकार बनवाने में जर्मनी का और इस्तांबुल का सबसे बड़ा रोल है। तो इससे अनवर पाशा ये चाहते थे कि ये जो कामयाबी है उनकी,
इसको मेंटेन करके आगे बढ़ा जाए और पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर जो रशियन इन्फ्लुएंस हो गया है उसको रोका जाए, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को रोका जाए और एशिया और इस्लाम का जो वो है वो बन जाए। इसीलिए जब बाकू में पहला कम्युनिस्ट प्रोग्राम हुआ, मीटिंग हुई, उसमें अनवर पाशा भी गए। तो कमाल अतातुर्क ने लेटर लिखा मॉस्को को, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के लोगों को, कि भाई देखिए आप उनको भी बुला रहे हैं और हमको भी बुला रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगली मरतबा आप इनको नहीं बुलाए, तो फिर अगली मरतबा उन्होंने उनको नहीं बुलाया। हाँ। तो टसल तो हाँ, मतलब कहाँ ऐसा हो सकता है कि एक ही नेता हो। हाँ, लेकिन फिर बाद में वो बेचारे 1922 में मार दिए गए उज़्बेकिस्तान के पास। मार दिए गए? जी, जंग हुई, लड़ाई हुई, मार दिए गए। तो बेसिकली 1924 में एक तो तुर्की, क्यों? तुर्किश जुबान का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तुर्की है हमेशा से। अच्छा, तो अंग्रेजों ने कहा टर्की, हाँ, वो भी कहने लगे तुर्की। भाई अंग्रेज जिस चीज को नहीं बोल पाते वो अपना बना देते हैं। हमारे यहाँ उन्होंने बहुत नामों का ऐसे सत्यानाश किया। ठीक भी है, शासक जो नाम रख दे वही ठीक, अभी भी हो रहा है। तो 1924 में तुर्की का संविधान लिखा गया, उसमें तो इस्लाम आधिकारिक धर्म था। 4 ही साल बाद रद्द हो गया ये। देखिए ये आधिकारिक धर्म उस वक्त भी था, लेकिन और बाद में भी रखा। हाँ। लेकिन अब अगर आप देखें कि हुआ क्या है, क्योंकि कमाल अतातुर्क को ये बात पता थी कि हम एक ऑटोमन एम्पायर के तरफ से बन करके आए हैं, तो इसलिए आप इस्लाम को तो ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि ऑटोमन साम्राज्य को खारिज कर रहे थे? नहीं खारिज कर रहे थे। मेरा ख्याल है तुर्की को तो हमेशा गर्व ही रहा इस पर, बहुत ज़्यादा। उनको भी रहा, कमाल अतातुर्क को भी रहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि अब प्रैक्टिकल नहीं है ये। हाँ, उन्होंने कहा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, अब मत ढो। हाँ, क्योंकि आप अब इसे म्यूजियम में रख दो। हाँ, म्यूजियम में आप रख दो, चलो नई संसद बनाते हैं। तो वही शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि आप प्रैक्टिकल नहीं है अब ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनको छोड़ा गया। तो इसलिए वो उन्होंने इस्लाम धर्म को क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर बना दिया। 10 साल में वो कामयाब हो गए सब करने में, और थोड़ा और टाइम लगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कही जाती है तो टर्की के अंदर कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का जो सेकुलरिज्म है वो अंकारा के बॉर्डर से बाहर नहीं निकला। क्योंकि जो गांव के लोग हैं ना उनको कन्विंस करना ज़रा, जो एलीट था उसने फ़ौरन मान लिया, वो तो होता ही है, लेकिन गांव के लोगों में नहीं पहुंचा। इस वजह से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ख़राब मानी जाती हैं अतातुर्क के सिलसिले में। जैसे अतातुर्क ने हुकूमत पे आते ही सबसे पहला ये काम किया कि जो आया सूफिया था उन्होंने कहा कि अब ये म्यूज़ियम रहेगा। यस, जो अब तक रहा। हाँ, तो उस वक्त के जो शायर थे बड़े बड़े, तो उन्होंने कहा 600 साल की तारीख़ हमारी, और आपने आया सूफिया वहाँ दे दिया, उसको वो बना दिया, आपने चर्च बना दिया। तो उसको एक मेंटली उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारा एक नेशनल ट्रॉमा है और हम इसको ज़रूर बदलेंगे। तो आया सूफिया को मस्जिद बनाने की जो आंदोलन है वो अतातुर्क के ज़माने से शुरू हुआ, और उसके बारे में बड़ी शायरी लिखी गई कि अय आया सूफिया हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। तो बहुत शायरी लिखी गई। तो आया सूफिया का जो कंजर्वेटिव जो क्लास है वो उस ज़माने से डिमांड करता आ रहा है। अब तो बहुत खुश है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो चाहते थे कि उसको फ़ौरन बदला जाए। गैर मुस्लिम जा सकते हैं वहाँ? हमेशा जा सकते हैं। नहीं, पहले तो जाते ही थे, अभी भी जा सकते। स्टेटस क्या है उसमें यह है कि नमाज के टाइम पर तब नहीं, कोई नहीं जाएगा, नमाज के बाद सभी लोग जा सकते हैं। अच्छा, तो वैसा ही अजायब घर जैसा। हाँ, टिकट लगता है? नहीं, कोई अब टिकट नहीं लगता है। अब नहीं लगता, अब नहीं लगता। म्यूजियम जब होता है तो फिर टिकट देना पड़ता था, लेकिन अब कोई टिकट नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आया सूफिया को लेकर, हाँ, मतलब लंबा वक्त हो गया। एक चीज़ तो है, कमाल अतातुर्क पाशा तुर्की में कुछ गांधी जैसे हो गए, मेरा ख्याल है कि उनसे आप असहमत भी हों तो भी उनका नाम तो लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अब वो राष्ट्रपिता थे तो थे, हैं तो हैं, क्योंकि मैंने देखा कि एर्दोगन की बहुत सारी पॉलिसी अतातुर्क जैसी तो नहीं है, लेकिन वो भी कोई आलोचना तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अपने 20 साल के सत्ता में एक दिन भी उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में एक है कि आप सहमत नहीं हो तो भी नहीं करते, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का जो स्ट्रेचर है वो इतना बड़ा है कि मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि अभी मजाक में 2 लड़कियों में आपस में लड़ाई हो गई वहाँ। अच्छा। एक लड़की हिजाब स्कार्फ पहनती थी मजहबी, एक लड़की नहीं पहनती, दोनों एक ही साथ हॉस्टल में, एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आपस में वैचारिक डिबेट होता है, लेकिन बहुत अच्छी दोस्त। तो एक दिन ये हिजाब वाली लड़की अतातुर्क के मज़ार की तरफ गई, घूम करके आ गई। उसने कुछ मजाक उड़ाते हुए एक इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो खींची। उस लड़की को इतना गुस्सा आया कि उसने उस फ़ोटो को ट्विटर पर डाल दिया
कि ये हमारे कमाल अतातुर्क को, 2 दिन के अंदर वो लड़की गिरफ्तार हो गई। तो मजाक में भी कोई, और ये बात सही है कि एक टूटे फूटे मुल्क को, एक बट गए मुल्क को, जो जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा, इटली का कब्जा, ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था, सही बात, और जो खिलाफत थी वो काम नहीं कर रही थी, डिसफंक्शनल थी, किसी लायक नहीं थी, उस वक्त एक आदमी ने उठ करके पूरे देश को जमा किया, बनाया। बेसिकली टर्की के बिस्मार्क थे। बिस्मार्क एक चीज़ और मैंने देखी टर्की में, मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं नाइट शिफ्ट में था और न्यूज़ चैनल में काम करता था, और अचानक खबर आई थी कि एर्दोगन का तख्ता पलट हो सकता था, बचा लिया गया। फिर मुझे मालूम पड़ा पहली बार जब मैंने गौर किया तुर्की की तारीख पर कि वहाँ सेना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो तब कमान अपने हाथ में लेती है तो अपने पास नहीं रखती है, बल्कि वो बार बार डेमोक्रेसी को रिस्टोर कराती है, और वो बार बार संविधान को रिस्टोर कराती है, वो बार बार सेकुलरिज्म को रिस्टोर कराती है। बिल्कुल तो सेना की वैल्यूज अतातुर्क की वैल्यूज हैं, भले ही स्टेब्लिशमेंट बदलती रहे, यानी कि सत्ता बदलती रहे, सरकार बदलती रहे, पार्टियां बदलती रहे, ये कहाँ से आती है वैल्यू? ये देखिए, इतनी छोटी बात तो ये सही है कि वहाँ की फौज खुद से सत्ता में बनी रहना नहीं चाहती है, वो सिर्फ ये चाहती है कि कमाल अतातुर्क का जो विजन है वो रहे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मिसाल के तौर पर जो टर्किश नेशनलिज्म है वो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुर्दों को नहीं मानता, कुर्द भाषा को नहीं मानता, जो वहाँ की माइनॉरिटी, हाँ माइनॉरिटी, अलवी को नहीं मानता, और ये सब सेकुलर लोग हैं, जो सारे लोग हैं वहाँ पर वो बिल्कुल सेकुलर लोग हैं, लेकिन हाईली नेशनलिस्ट है। अब वो एग्जैक्टली मतलब तो किसी भी चीज की अति बुरी है, अति हो गई। अब ये इतने सेकुलर और इतने हाईली नेशनलिस्ट हो गए जी कि जिन्हें वहाँ स्पेस भी देना चाहिए वो उनको भी नहीं मिल रहा है। अब उसी में एक और ज्यादती ये भी हो रही है कि कोई लड़की हिजाब पहन करके एग्जाम दे रही है तो उन्होंने उसके हिजाब उतरवा दिया। तो ईरान के शाह वाला मामला आई, नौकरी भी नहीं दे रहे थे। मेडिकल कॉलेज में लड़की का एडमिशन हो गया, हिजाब पहने तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। तो आप देखेंगे कि जो तुर्की में फ़ौज के ख़िलाफ़ जो सेंटिमेंट्स हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। नंबर 1, जो माइनॉरिटीज़ हैं, कुर्दिश लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे क्योंकि उनकी कुर्दिश ज़ुबान नहीं आ रही है, उनकी आइडेंटिटी नहीं आ रही। जो तुर्की का जो इस्लामवाद है वो बेसिकली एंटी मिलिट्री नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है। इसीलिए तुर्की का जो इस्लामवाद है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो नहीं चाहता। इसीलिए एर्दोगान जब पहला इलेक्शन जीते हैं तो उस इलेक्शन में 40% वोट उनको मिला है कुर्दिश लोगों से। यानी दियारबाकिर का जो इलाका है, साउथ का है, वहाँ पर कभी भी कोई तुर्की की मेन स्ट्रीम पार्टी इलेक्शन जीतती नहीं थी। लेकिन एर्दोगान ने कहा कि हम पहली मर्तबा इतिहास में कुर्दिश ज़ुबान को स्कूलों में पढ़ाने देंगे और कुर्दिश ज़ुबान के अखबार निकलेंगे। मतलब अब अगर मैं तुर्की के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो वहाँ एक कंजर्वेटिव लीडर है जो सबसे ज्यादा वहाँ के अल्पसंख्यकों के हक की बात कर रहा है सर। और कमाल है। इसीलिए एर्दोगान का वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैंने कहा कि होम ग्रोन है वहाँ का इस्लामिज्म। तो वो लोकल कंडीशन वाला है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तुर्की में कुर्दों के बीच में। तो इस तरह अगर दूर से देखें तो एर्दोगान कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से उस तरह से देखें तो बहुत उदारवादी है। बिल्कुल। और उन्होंने एक बात कही थी कि हम सेकुलर लोग हैं, लेकिन हम जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको कबूल करेंगे। अभी जैसे अलवी वहाँ का जो एक सेक्ट है, तो अलवी सेक्ट बड़ा शिया सेक्ट है, लेकिन कोई उनको मानता नहीं था और उनकी मस्जिदों को का मेंटेनेंस का पैसा भी स्टेट से नहीं आता था। अभी एर्दोगान ने पहली मर्तबा ऐसा किया कि उनकी मस्जिदों में गए, बैठे, बातचीत की और एक अलग बजट बनाया और एक अलग काउंसिल बना रहे हैं उनके लिए कि जो अलवी जितने भी सेक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करने के लिए उनका अपना वो होगा। लेकिन इससे उमर भाई कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया ना, क्योंकि जिस टर्की में मैं पढ़ रहा था कि 1998 में संवैधानिक कोर्ट ने वहाँ की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी थी उसे बैन किया इस आधार पर क्योंकि वो देश का जो सेकुलर मूड है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टी है एर्दोगान की, इस पर यह आरोप है तो खुलेआम इस्लाम का भी प्रचार करते हैं। जो आप बता रहे हैं वो पॉलिसीज भी इस बात की गवाही देती हैं। तो अब तो ये एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो ही गया जो भारत पे भी आरोप। अगर आप 1981 के बाद जो कू आया था, जो तख्ता पलट हुआ है, सबसे बड़ा तख्ता पलट वही था कि उस तख्ता पलट के बाद पूरा संविधान बदला गया, बहुत कुछ चेंज हो गया था। अगर आप देखिए तो फौज ने उस वक्त धर्म का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था
और सबसे ज़्यादा जो इस्लामाइजेशन हुआ है तुर्की का, वो फौज के दौर में हुआ है, क्योंकि फौज को ये बात समझ में आ गई थी कि तुर्की के अंदर अगर हम जनता में पॉपुलर रहना चाहते हैं तो हमको जनरल ज़ियाउल हक जैसा कुछ करना होगा। मुझे एकदम ना वही दौर याद आ तो गया था। बिल्कुल वैसी उन्होंने कोशिश की। हाँ। लेकिन जो इस्लामवादी संगठन थे वहाँ के, उन्होंने ये चालाकी समझी। पाकिस्तान में उन्होंने चालाकी नहीं समझी। पाकिस्तान के जो इस्लामवादी थे उन्होंने कहा कि जनरल ज़ियाउल हक इस्लाम वाला राष्ट्र बना देंगे, चलो चलो सब उनके पीछे जाओ। तुर्की में नहीं हुए, वो उनसे पीछे हो गए। तो उसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि एक अलग तरह का इस्लामवाद जो है वो वहाँ पर बना। और वो जैसे अभी आप इंटरेस्टिंग आप फैक्ट देखिए, आज एर्दोगान के खिलाफ एक जो 6 पार्टियों का मोर्चा है, उसमें 3 इस्लामिस्ट पार्टी हैं। वाह, 3 इस्लामिस्ट पार्टी हैं इस्लाम एर्दोगान विरोधी मोर्चे में। गजब कॉन्ट्रैक्टरी। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है वहाँ पर। और एंटी नेशनलिज्म भी हैं वो, और वो नहीं चाहती हैं कि सारे जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो तुर्की का इस्लामवाद जो है या इस्लामिज्म जो है वो बड़ा अजीब है, उसको लोकल कंडीशन में ही हमें देखना हाँ, एक होगा। पर्सपेक्टिव है लोकल, उसके बिना आप अगर ऐसे देखेंगे तो फिर पूरा सच समझ में आना मुश्किल है। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रो यूरोपियन यूनियन है, जितने भी इस्लामिस्ट हैं वो बहुत प्रो यूरोपियन यूनियन है, जितने भी इस्लामिस्ट हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप यूरोपियन यूनियन का फेवर नहीं करेंगे तो फौज हावी हो जाएगी। अब मेरा अगला सवाल एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन पर ही था जी। इसे कब मिलेगी मेंबरशिप, क्यों नहीं मिल रही है, क्यों तड़पा रहे हैं इसको? देखिए यूरोपियन मतलब एक मैंने कार्टून देखा है जिसमें गधा चलता रहता है और अंगूर लटके हैं सामने, जो ऊपर बैठा है वो अंगूर दिखा रहा है उसे बस जी। कुछ ऐसा हो रहा है टर्की के साथ, चले जा। देखिए यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप किसको जरूरत है? नहीं है टर्की को। नहीं भाई, उसकी मैंने तो सुना था एर्दोगान हर उल्टी सीधी शर्तें बेचारे इसलिए मान लेते हैं कि चल अब ना सही तब सही, ऐसा नहीं मिली जाएगी जगह। यूरोपियन यूनियन की जरूरत होती है, ख़ासतौर से ज़रूरत है जब इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारे इकोनॉमी मजबूत होना होगा, उस लिए, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, और एक जोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक उसके लिए। अगर आज आप यूरोपियन यूनियन को देखें तो यूरोपियन यूनियन बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो जर्मनी, तो है, फ्रांस का, और इंग्लैंड भी बाहर चला गया, ब्रिटेन बाहर जा चुका है, तो बहुत कमज़ोर हो चुका है। उसकी जो शर्तें हैं वो बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड हैं। वो अगर आप मुझसे ऐसे पूछें कि कब बनेगा तो मैं कहूँगा कभी नहीं बनेगा। लेकिन बातचीत कब चलेगी, कब तक चलेगी, तो मैं कहूँगा हमेशा बातचीत चलेगी, क्योंकि टर्की चाहेगा बातचीत लंबी खींचते रहे, यूरोपियन यूनियन भी चाहेगा कि बातचीत, तो हिपोक्रेसी दोनों तरफ से मेंटेन रहे, हम उसको मान लेंगे। लेकिन इस बीच टर्की ने जो काम किया वो ये किया कि इकोनॉमिकली उन्होंने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया, तो वो इतना पावरफुल हो गए कि उनको प्रैक्टिकली यूरोपियन यूनियन की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली है। तो इसलिए वो इस गोल को नहीं छोड़ेंगे। जैसे नाटो है, नाटो से उनके बहुत झगड़े हैं, लेकिन छोड़ेंगे कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। नाटो में तो है ही। हाँ, तो नाटो के कंट्रीज से उनके रोजाना झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम जियो पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे तो संक्षेप में पूछ लूँ जी, कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा दिखता है तुर्की हमें? इसको 2 अलग अलग दौर में बांटना ज़रूरी है। तुर्की का कश्मीर पर जो मत है वो 2 अलग अलग दौर में। पहला उसका जो कोल्ड वॉर के टाइम का है और एक आज का है। कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका, ब्रिटेन और पूरा वेस्ट पूरी तरह से एंटी इंडिया था। अच्छा, कोल्ड वॉर में पाकिस्तान नाटो का जो यहाँ का सेंटो था उसके साथ आ गया था, सेंटो में था। हाँ, तुर्की साथ में था, तो तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन ये मिल करके इनका गठजोड़ था। उस वक्त ये बहुत पावरफुल थे और सब लोग मिलकर कश्मीर के बारे में एक ही राग रखते थे। उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन ने तुर्की से ये कहा कि आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ समझौता कराने की कोशिश करो। ये 1960 की बात है। और 1962 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहला एक कश्मीर मुद्दे के ऊपर बातचीत चली। और इस बातचीत में जो इस्मत इन्होंने हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं तुर्की के, उन्होंने इसमें मदद की। ओके। तो उसकी पहली मीटिंग कोलकाता में हुई और फिर एक रावलपिंडी में हुई। लेकिन वो बातचीत यहाँ पर टूट गई कि पाकिस्तान ने कश्मीर के बारे में जाकर के यूरोप में एक स्पीच दे दी। तो इंडियन एम्बेसडर का एक लेटर, वहाँ पर जो लेटर है आर्काइव में, उसमें लिखा हुआ है कि वो इस्मत इन्हों से तुर्की में मिलने गए और उनसे कहा कि देखिए आपने मदद की, बातचीत हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है और बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान के एम्बेसडर ने जाके यूरोप में हमारे खिलाफ ये तकरीर कर दी और अब ये ऐसी बातचीत नहीं चल सकती। ठीक है। तो वहाँ पर इस्मत इन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ कि आप बातचीत चलते हुए आप ख़राब बातें करें तो अच्छी बात नहीं। ठीक है। वहाँ पर वो टूटी। उस ज़माने में अगर आप तुर्की का पोजीशन देखें तो वो मीडिएशन का नहीं है,
बल्कि वो दो कंट्रीज को अपनी शर्तों पर आप बातचीत करिए, आप आपस में जो तय कर सकें करके आ जाइए, हमें हमारा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में डायलॉग को प्रमोट करना वो है मुख्य उद्देश्य टर्की की मिलिट्री का और टर्की का जो सेकुलर तबका है उसका। इसीलिए जब 1994 में जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर दौरा करने के लिए आए, राजीव गांधी से मिले और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा भी कब किस साल? 1994 में। राजीव गांधी नहीं थे? हाँ नहीं सॉरी नरसिम्हा राव। 84 की बात है। और अच्छा 84 राजीव गांधी की बात है। तो 81 की बात है, ये 81 में वो आए यहाँ पर। तो उस 81 के दौरे में तुर्गत ओजाल ने यहाँ पर बातचीत की और ये लिखा अपनी डायरी में कि हमने उनको साइप्रस के बारे में बातें बताई और उन्होंने हमें कश्मीर के बारे में बातें बताई और हम लोगों ने इस बात को समझा कि हमें एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा है आपने साइप्रस का नाम लिया, मैं तो सोच रहा था बात लंबी हो जाएगी। हमने ठीक उसी तर्ज पर साइप्रस का साथ दिया है, समर्थन किया है और अब तो खुद ज़्यादा कर रहे हैं जब से हमने ये देखा कि वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के खेमे में ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता था कि कोल्ड वॉर के टाइम पर टर्की का जो फॉरेन पॉलिसी कश्मीर का था वो एक बहुत बैलेंस्ड पोजीशन समझ गया मैं। और अब क्या दिक्कत है? अभी जो है उनको ये गलतफहमी हो गई है कि कश्मीर को लेकर के वो कुछ बड़ा कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर के या अरब देशों के साथ मिल, वो उनका एक चूँकि वहाँ पर एक लंबे टाइम पर अब वो रह चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है डिप्लोमेसी का, तो एक बड़ा रोल लेने के लिए वो बातें कर रहे हैं। मतलब क्या तुर्की अब पंच बनने की भूमिका में बढ़ना चाहता है? मुझे ऐसा लगता है कई बार कि एर्दोगन जो इस्लामिक दुनिया में एक ताकत के तौर पर उभरना चाहते हैं, हो सकता है वो सोच रहे हों कि वो सऊदी अरब जैसा कोई रुतबा हासिल कर ले। बिल्कुल ऐसा कुछ है, इसलिए बिल्कुल देखिए अगर रिसोर्सेज होंगे तो ज़रूर चाहेंगे। अब एग्जैक्टली मैंने कहा कि वो ज़माना ये था कि वो चाह रहे थे कि भाई चूंकि सऊदी अरब भी अपने आप को पीछे कर रहा था, लेकिन इधर 2-1 सालों में एर्दोगान को ये बात पता चल गई है कि हम चाहे कितना आगे चले जाएं लेकिन हमारे पीछे कोई होगा नहीं, तो अपनी अपनी देख वाला मामला होगा। तो उन्होंने फिर कश्मीर पर अपना टोन धीरे धीरे डाउन करना शुरू किया है लगातार। और जो डिप्लोमेटिकली जो बातचीत हो रही है उसमें उन्होंने कन्वे किया है, जो बहुत कई सारी मीटिंगों में मैं भी उसमें उठा बैठा हूँ, देखा हूँ, बातचीत हुई है। तो कश्मीर के बारे में एक सकारात्मक तब्दीली मैंने इधर 1 सालों में महसूस की है। भारत उनका बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। $10 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। $10 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उन्हें क्या बेचते हैं? हम उन्हें एग्रीकल्चर मटेरियल बहुत सारा बेच रहे हैं। अच्छा। कच्चा कपड़ा जो सूत वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि टर्की कपड़े की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़ी तादाद में मशीनरी जा रही है हमारे यहाँ से, कंप्यूटर्स और दूसरी मशीनरी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जा रही हैं। जो फार्मास्यूटिकल की चीज़ें भी जा रही हैं, बहुत सामान जा रहा है। इंडिया दरअसल चाइना को रिप्लेस कर रहा है ना। हाँ, तो पूरी दुनिया को उसकी जगह भर रहे हैं। पूरी दुनिया को कौन सप्लाई करेगा? या तो इंडिया करेगा या चाइना करेगा। चाइना करेगा। तो तुर्की चाहता है कि चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी ना रहे। जो चीज़ें हम चाइना से मंगाते हैं अगर वो इंडिया से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि चाइना से जब आप वही चीज़ें मंगाते हैं, चाइना पर आपका जो डिपेंडेंसी बढ़ती है तो उसका पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत होती है, लेकिन इंडिया से उसकी कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है। यानी इंडिया से कल कश्मीर पर बातचीत हो गई, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि कश्मीर पर इनके संबंध बहुत बुरे रहे, लेकिन ट्रेड रिलेशन ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ट्रेड रिलेशंस वो तो है, आगे को जा रहे हैं। वो तो इसीलिए देखिए एक अमेरिका चाइना, हाँ, चाइना भारत, तो टर्की भारत, लेकिन नहीं, चाइना अगर छोटा मुल्क है तो उसको दबाता जरूर है। हाँ, चाइना अमेरिका को नहीं दबा सकता, इंडिया को नहीं दबा सकता, लेकिन टर्की को दबा सकता है। पूरा अफ्रीका अब उसका शिकार हो रहा है। श्रीलंका तो जी उदाहरण है ही लेटेस्ट। तो इंडिया टर्की का रिलेशन इसीलिए इम्प्रूव होगा। ठीक है, आप ऐसा देखते हैं, आप अंकारा में ही रहते हैं, जी जी, वहाँ बुद्धिजीवियों के साथ उठते बैठते हुए यूनिवर्सिटी में हैं आप, तो इंडिया को लेकर उनका क्या नज़रिया है? अब देखिए, आम लोगों का नज़रिया इंडिया को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। मतलब इंग्लिश लोग अगर वहाँ जाऊँ, हाँ, तो जैसे पाकिस्तान में स्वागत होता है भारतीयों का, जैसे मैंने सुना कि बड़े मतलब खुश हो जाते हैं, और पाकिस्तानियों को देख के देख लीजिए, कुछ भी हो, चाहे हिंदू दिल्ली में आ जाए तो मैंने रंग बदलते देखे लोगों, अरे भाई साहब आइए आप तो भाई हैं हमारे। तुर्की के साथ ऐसा कुछ है? अफगानिस्तान में भी है इनफैक्ट इंडिया के लिए तो। वहाँ पर चूँकि तुर्किश ज़ुबान
एक मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए वहाँ पर इंडिया के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लोगों को। हम्म मैं ऐसे बूढ़े लोगों से भी मिला हूँ जिनको ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का एक हिस्सा है। वाह, इंडिया, हाँ, वाह। अच्छा, तो जैसे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से, मैंने कहा हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान बोलते हो? हिंदुस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान में? तो मैंने कहा भाई उल्टी बात तो समझ में आ सकती है कि अगर कोई मैं कहूँ कि पाकिस्तान तो वो कहे कि अच्छा पाकिस्तान। लेकिन बूढ़े लोगों में, बहुत सारे लोगों में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बात मैंने महसूस की। लेकिन इधर सोशल मीडिया से, इंटरनेट से चीज़ें बढ़ी हैं और आईटी की वजह से टर्की का आईटी फोर्स जितना भी वो जानता है कि इंडिया कहाँ है, उसे तो पता ही होगा। तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। इंडिया के जो डॉक्टर्स, जितने लोग, जितने टर्किश यूरोप में रहते हैं वो सब इंडिया को जानते हैं, जितने यूएस में रहते हैं वो सब इंडिया को जानते हैं, क्योंकि जितनों को भी इंग्लिश आती है ठीक ठाक, वो जानते हैं कि इंडिया क्या चीज़ है। ठीक है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उठना बैठना चाहते हैं। ठीक है। ये 6 महीने की मैंडेटरी सर्विस है वहाँ आर्मी में? बिल्कुल। क्यों? ये तो शुरू से है वहाँ पर, पहले क्योंकि हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा नेशन खतरे में, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना शुरू कर दिया है। जैसे अगर आपने पीएचडी कर ली तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। अभी कुछ पेमेंट का भी निकाल दिया उन्होंने कि अगर आप इतना फीस पे कर दें तब भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो उस तरह अब हल्का भी कर रहे हैं? हल्का कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत बड़ी फौज हो चुकी है। अच्छा, वैसे तो हम इस पर काफ़ी बात कर चुके, लेकिन एक भाई साहब हैं जिन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, उन्होंने एक लाइन लिखी है तो मुझे लगा वो पूछ लेना चाहिए आपसे। मक्का मदीना ऑटोमन साम्राज्य के प्रभाव में आता था, लेकिन उनका कोई भी सुल्तान कभी हज पर नहीं गया। ऑटोमन साम्राज्य अरब के लोगों का सभ्य भी मानता था। जी, उल्टी थी पर बात थोड़ी सी। ये क्या है? इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ के जो मुफ्ती थे उन्होंने उनको मना कर रखा था। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बताइएगा मुझे भी याद है मुगलों से भी कोई नहीं गया। वो इस डर में कि हम छोड़ के जाएंगे दिल्ली तो कब्जा कर लेगा कोई। उन्होंने, मुफ्तियों ने जो बात बताई वो यही कही कि जो स्थिरता है वो ज़्यादा अहम है या हज। ओके, स्थिरता ज़्यादा महत्वपूर्ण है हज के मुकाबले में। ठीक है। हज आपका प्राइवेट बिजनेस है, ठीक है, और स्थिरता पूरे राज्य का है। तो इसीलिए बादशाह बनने से पहले आप हज कर सकते हैं, बादशाह बनने के बाद आप हज नहीं कर सकते। ओहो। और उस जमाने में चूंकि हज पे लंबा टाइम लगता था, वो तो ये ऐसा नहीं कि 6 दिन में गए। स्टेबिलिटी इशू था। स्टेबिलिटी। और मेरा ख्याल है वही मुगलों के लिए या बाकियों के लिए भी रहा ही होगा। हाँ, उस तरह से सोचते थे। और आज भी अगर आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत सारे कंट्रीज में मिलिट्री को उसी वक्त में जब उनका कोई हेड ऑफ द स्टेट हज करने गया है। अभी भी अफ्रीका के कई मुल्कों में, जैसे मोरितानिया में है, वो आए उनके प्रेसिडेंट हज करने के लिए, मालूम है उनके पीछे उनके असिस्टेंट ने मिलिट्री को कर दिया। तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, पहले से करते हैं। हाँ, और इनफैक्ट मैंने पढ़ा था जब कि अकबर के संरक्षक थे बैरम खान, तो जब उन्हें हटाना था तो ऐसे कहता था कि आप देखिए बूढ़े हो गए और अब ऐसा आप हज कराइए। और बाद में उनकी हत्या हो गई रास्ते में कहीं जी। अब पता नहीं वो कराई या हो गई, लेकिन अक्सर होता था इतना बड़ा रास्ता, भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये अपने थोड़े हाथ में। लंबी छुट्टी पे भेजने का अच्छा तरीका भी था। ये एर्दोगन जो है, एर्दोआन बोलते हैं, एर्दोआन ही है ना? जो जी है वो प्रोनाउंस नहीं करते, साइलेंट है। एर्दोआन, रजब तैयब एर्दोआन, रजब। ओहो, रजब तैयब एर्दोआन 2029 तक के लिए राष्ट्रपति हैं। अब तो छोटे मोटे तानाशाह हो गए? नहीं, अभी तो अगला इलेक्शन लड़ेंगे ना। अभी तो लड़ेंगे, अभी तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करना पड़ेगा उन्हें। तो वो इस मान में देखिए, मैं एक होता अथॉरिटेरियन और एक है फासिस्ट। ठीक, अथॉरिटेरियन तो आप कह सकते हैं उनको, अच्छा, लेकिन फासिस्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि किसी भी दुनिया के वॉच डॉग ने, यूरोपियन यूनियन और नेटो ने भी कभी ये नहीं कहा कि वहाँ का इलेक्शन अनफेयर है। हाँ, ठीक बात। और इलेक्शन के लिए एर्दोआन जितना मेहनत करते हैं, और बड़ी मेहनत से 52% वोट आता है उनको, और 20 सालों में अपोजिशन की सीट उतनी ही है जितनी पहले दिन थी, यानी 150 से 200 सीट अपोजिशन के पास हमेशा से। और एर्दोआन को पहले इलेक्शन के अलावा बाकी सभी इलेक्शंस में अलायंस के साथ ही रहना पड़ा। तो इसलिए इस बात का भ्रम या बना रहता है। ऑथोरिटेटिव तो है, मतलब ठीक है, लेकिन उनका स्टाइल है, वो तानाशाह नहीं है कि चुनाव को पूरा पलट दें, नहीं कर सकते। जैसे कई बार कई जगह 99% वोट आ जाते हैं। नहीं, वो तो एर्दोआन की किस्मत में ही नहीं, क्योंकि रूस में भी आ जाते हैं, पाकिस्तान में भी आए। वहाँ की जनता बहुत सेकुलर है, और सारे सेकुलर लोग भी उनको जिताते हैं।
उसकी वजह नहीं, ये अब है तो कि आपने काफी कुछ बता ही दिया। हाँ, क्योंकि बिजनेस कैसे चलेगा। हाँ, अब एर्दोगान को देखेंगे, एर्दोगान के ज़माने में जब एर्दोगान हुकूमत में आए थे, मैं फैक्ट फिगर के साथ आपको बोल रहा हूँ, जब एर्दोगान सन 2003 में आए, उस वक्त तुर्की के अंदर सिर्फ 75 यूनिवर्सिटीज़ थी, अभी 350 हैं। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स, हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए हैं, जाल बिछा दिया हॉस्पिटल्स का, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस मामले में सब लोग ये कहते हैं कि तुर्की का फेस बदल दिया उन्होंने। ठीक। और स्कूल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे मैसिव जोर है, बहुत हो गया है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अब बेहतर जाहिर सी हुआ बात, है। जब आप इतना मैसिव एक्सपेंशन करते हैं तो थोड़ा क्वालिटी में भी कमी आती है। हाँ। जब आप यूनिवर्सिटीज बहुत बना देंगे सही बात तो है। आपके पास प्रोफेसर हैं नहीं, हाँ। आपने यूनिवर्सिटी बना दी, तो लेकिन कच्चे पक्के सबकी हाँ, भर्ती लेकिन होगी। एक 10-20 साल के बाद वो रिकवरी होने लगती है, क्वालिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सबको दे दिया है, उसकी वजह से हायर एजुकेशन बहुत बढ़ गई उनकी। जब हायर एजुकेशन बढ़ गई तो रिसर्च आउटपुट बढ़ने लगा, जब रिसर्च आउटपुट बढ़ने लगा तो टर्की का पूरी इकोनॉमी जो है वो ट्रांसफॉर्म करने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा फ़ायदा जो है वो ये हुआ कि 20 साल पहले तुर्की का टूरिज़्म कहीं नहीं था, आज तुर्की का टूरिज़्म सब जानते हैं। यानी हिंदुस्तान में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो तुर्की के कई गांव जानते हैं, क्योंकि घूम के आए हैं। वो घूमने की बहुत अच्छी जगह। टर्किश एयरलाइंस दुनिया की टॉप एयरलाइंस में से हो गई, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस सेक्टर में खूब काम किया। बिल्कुल। अब ये सब करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनको अगर सत्ता में बने रहना है तो सारे लोगों को साथ में रखते हुए चलना। तो उन्होंने जितने सारे बिजनेसमैन हैं वो सब सेकुलर लोग हैं। सारे बिजनेसमैन तो वैसे सेकुलर होता है हर जगह। तो वो सेकुलर बिजनेसमैन से पैसा ले रहे हैं, उनके बिजनेस में फ़ायदा दे रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक जो बैलेंस होता है ना सोसाइटी में, वो बना हुआ है। ठीक है, अब अपने मतलब की बात कर लूँ पॉडकास्ट के अंत में। मैंने सुना हुआ कोफ्ता, कबाब और तुर्की चाय है। कमज़ोर रख पर हाथ रख दिया आपने। वो तुर्की और हिंदुस्तान के खाने में साम्यता है, मसाले वसाले यूज़ करते हैं। देखिए, तुर्की में हिंदुस्तान के मसाले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और मसाले को तुर्की में क्या कहते हैं? भारत। भारत कहते हैं मसाले को। वाह, लफ्ज़ ही है भारत। तो क्योंकि थोड़ा सा भारत डाल दो। सिल्क रूट के ज़माने से इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था इन मसालों का। हाँ बिल्कुल, और आज बेचते ही हम मसाले थे और तो सोना लेते थे। और सारे मसाले मेड इन इंडिया लिखा होगा सब जगह, हर दुकान पर। तो इंडिया के खाने, बिरयानी इंडिया की चलती खूब, और खूब हर शहर में दुकान खुल रही है। लखनऊ वाली बिरयानी मिल जाती है। लखनऊ की नहीं, हैदराबाद की तो मिल जाती है, लेकिन अब बहुत खुलने लगी है दुकानें। मैं एक बार सुन रहा था, वैसे हैदराबाद वाले बता रहे थे कि भाई साहब हम यहाँ 2-3 काउंटर रखते हैं, एक तो ऐसा है जो केवल एक्सपोर्ट करता है बिरयानी और हमारी तुर्की तक जाती है। बिल्कुल जाती होगी, लेकिन तुर्की के जो खाने हैं अपने, वो ज़्यादा सेंट्रल एशिया के और मेडिटेरियन के हैं। क्या क्या है बताइए जरा व्यंजन। मेरे ऐसे मतलब देखिए, खा तो सकते नहीं, स्वाद तो ले नहीं सकते। उनके जो पीदे होते हैं, जो यहाँ के पीता ब्रेड कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। तो वो उनके कुछ पीदे होते हैं, वो बड़े अच्छे। कबाब उनके बड़े अच्छे होते हैं। और जो बिल्कुल अच्छा, वहाँ सालन का रवाज नहीं है, करी का रवाज। अच्छा, बिल्कुल सूखा खाना होता है। अच्छा, तो उसी बोटी को ही अलग अलग तरीकों से वो मैश करके बना करके सर्व करते हैं। वेज खाने वाले कम होंगे? वेज को खाना नहीं कहते वो लोग, वेज को सिर्फ सलाद कहते हैं। वो पूछते हैं हाँ कि वेज नहीं, वो तो अंडा देके कहते हैं ये तो वेज ही है। हाँ क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि वेज खाना कैसे हो सकता है, ये चीज़ क्या है। तो वीगन समझ में आता है उनको? नहीं समझ आता, क्योंकि सब्जी, अच्छा सब्जियां बहुत है, ऐसा नहीं है, सब्जियां बहुत है, लेकिन वो सिर्फ साइड में होती हैं। अच्छा, सजाने के लिए। हाँ, सलाद जैसे आप खाने का ऑर्डर करेंगे तो जितना खाना आएगा उतना ही सलाद आएगा। इतनी बड़ी प्लेट आएगी सलाद में। सलाद खाने का बहुत ज़्यादा रवाज है, जो कि पूरा मेडिटेरियन कल्चर जो है वो सलाद का है। और सलाद बड़ी शानदार। मैं वही बात बार बार सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल कंट्री हम हैं, हमारे यहाँ सलाद नहीं है। जितनी फ्रेश सब्जियाँ हमारे यहाँ मिलेंगी उससे ज़्यादा वहाँ मिल जाती हैं। यहाँ तो इंजेक्शन लगी मिलती हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो तुर्की के खानों का जो हिसाब किताब है वो, उसमें मेडिटेरियन टच है, सेंट्रल एशियन टच है और इंडियन टच है, और उसमें यूरोपियन टच ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और उनके खाने बहुत हेल्दी हैं, तेल वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। रोटी उनकी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, 50 तरह की रोटी हैं। और वो एक बात मैं कहूँगा, एक अगर उसको सही कहा जाए तो वो खाना बादशाहों की तरह खाते हैं, खूब खाना खाते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं। जब आप उनके खाने के टेबल पर जाएंगे तो हर चीज़
इस तरह सजा के देंगे कि खाने से ज़्यादा खाने की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो हर चीज़ की अलग अलग दस्तरखान वाला सिस्टम है क्या? दस्तरखान वाला सिस्टम है। अच्छा। तो वो बहुत ही उनका जो सर्व करने का, किसी भी छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में जब सर्व करेंगे तो वो सर्व करेंगे बिल्कुल परफेक्शन के साथ, और इसीलिए उनकी फूड इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है। तो उस तौर तरीके से खाने के लिए तुर्की आना पड़ेगा कि यहाँ आसपास भी कहीं कोई रेस्टोरेंट है, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में? होना चाहिए। तुर्की हिंदुस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं तो सारे रेस्टोरेंट्स को यहाँ धीरे धीरे आना चाहिए। लेकिन अभी मेरी जानकारी में दिल्ली में कम से कम 2 रेस्टोरेंट हैं। एक तो साकेत मॉल में एक अला तुर्का के नाम से एक है, और एक ग्रेटर कैलाश में बारिश के नाम से एक है। तो शायद आपको वहाँ पर तुर्किश खानों का टच मिल जाए, मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन वो अपने आप को तुर्की खानों का रेस्टोरेंट कहते हैं। खाना पीना महंगा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि खाना पीना सस्ता है। सस्ता है? ज़्यादा सस्ता है। यानी अगर इंडिया के स्टैंडर्ड से देखें तो मैं कहता हूँ कि ये सस्ता है, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा बाहर खाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ घर के खानों का रवाज ज़्यादा है वहाँ पर। वहाँ बहुत ज़्यादा खाना बाहर खाते हैं। आप बाहर खाते हो? नहीं, मैं तो नहीं खाता, लेकिन हफ्ते में 5-6 मरतबा तो बाहर ही खाते हैं। भारी हो गया फिर। भारी हो गया क्योंकि बाहर खाना सस्ता है। हाँ, तो इसलिए आप आराम से खा सकते हैं, और क्वालिटी का भी रहता है। सही। तो खाने का तो बता दिया, पीने वाले को कुछ बता दीजिए भाई। देखिए वहाँ पर पीते हैं लोग वहाँ खूब? नहीं, मैं आपको एक कहावत सुना रहा हूँ वहाँ के बारे में कि एक आम तुर्किश इंसान के जिस्म में 50% पानी होता है, क्योंकि 50% पानी की जरूरत है। उसके बाद 30% चाय होती है, क्योंकि वो चाय इतनी पीते हैं कि 30% चाय रहती है। उसके बाद 15 या 10% एक वहाँ का अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसका नाम है राखी, वो रहता है। और 10% वहाँ का एक दूध वाला, जैसे हमारा छाछ होता है, वो होता है, उसको जिसको आयरान कहते हैं। वो आयरान तो हर खाने के साथ वो आयरान आता है, छाछ होता है वो बेसिकली हमारा। हाँ, वो तो हमारे यहाँ भी वो बहुत पीते हैं। तास तो मराठी में बोलते हैं। तो ये 3 ड्रिंक हैं, यानी पानी तो ऑफ कोर्स हो गया, तो चाय बहुत ज़्यादा आपको हर खाने के बाद चाय। और चाय को वो मेरा ख्याल है कि वो चाय मानते ही नहीं, वो हर वक्त पीते ही रहते हैं। जापान के यानी एक आदमी कम से कम दिन में 25-30 चाय पी जाता है। चाय में क्या होता है? सिर्फ ब्लैक चाय, सिर्फ ब्लैक टी, बस वो चाय पत्ती में वो लगातार उनके पास, इसीलिए चायदानी बहुत ज़्यादा होती हैं। चाय की पूरी इंडस्ट्री है, यानी कि 1000 तरह के कप, 1000 तरह के चाय रखने के तरीके, और 1000 तरह की चाय। आप कैसी चाय पीना चाहते हैं उसके बेसिस पर वो आपको बता देंगे। अच्छा, बहुत तरह की चाय हैं? बहुत तरह की। लेकिन आमतौर पर जैसे हम दूध वाली पी लेते हैं, आपने बताया कि वैसी पीते हैं। दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीते। दूध वाली चाय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं वहाँ पर। किसी को पता भी नहीं है कि क्या दूध चाय भी हो सकती है। अच्छा, उन्हें बताइए, अच्छी लगती है वो भी? मेरा ख्याल है कि वो नहीं पियेंगे उतनी ज़्यादा। हाँ, कहवा पीते हैं वो, ब्लैक कहवा, और वो इतना तुर्श, इतना तल्ख कि हम और आप नहीं पी सकते उसको, लेकिन वो बहुत पीते हैं वहाँ पर, और उसका बहुत ज़्यादा रवाज है। तो ये उनका ड्रिंक हो गया पहला, जो हॉट ड्रिंक है। कॉफ़ीज़ का एक बड़ा सिस्टम है, और वो कॉफ़ी कल्चर है एक पूरा, इसीलिए वहाँ पर कॉफ़ी सेंटर्स बहुत हैं। कॉफ़ी हाउस तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। यानी जैसे अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली के कंपैरिजन में इस्तांबुल में, अंकारा में, मेरे ख्याल है यहाँ से 10-20 गुना ज़्यादा कॉफ़ी सेंटर्स हैं। छोटे छोटे बिल्कुल इलाकों में भी वो हैं। और आप बता रहे थे शराब के ठेके नहीं मिलते वहाँ? क्योंकि हर दुकान में शराब मिल रही है तो ठेकों की क्या जरूरत है? हर दुकान में शराब है, इतनी शराब यानी अलाउड है, यानी सभी दुकानें रख सकती हैं। नहीं, मैं कंजम्पशन पूछ रहा हूँ, क्या आम तुर्की का नागरिक? अच्छा, यूरोप में सबसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड। उम्र क्या है वहाँ शराब पीने की? 18 है नॉर्मल। तो वहाँ पर, और उनका खुद का अपना एक मशहूर ड्रिंक है राखी, तो जिसको वो शेर का दूध कहते हैं। तो उसको अगर आप उसमें पानी में डालेंगे वो दूध तो पिएंगे, शेर का दूध पी रहे हैं। तो वो राखी उनका बहुत मशहूर है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाता है। तो वो भी मिलता है दिल्ली एनसीआर में? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तलाश करना चाहिए। शायद ड्यूटी फ्री पर तो शायद ही मिल जाए। तो काफी तारीफ है उसकी। वो राखी बहुत मशहूर है उनका। अच्छा, हम लोग हालांकि शराब है एक तरह की। हाँ, हम लोग पीते नहीं हैं हम, लेकिन पीने वालों के मुँह से हमने बहुत सुना है उसकी तारीफ। तो वो भी बहुत मशहूर है। और फिर आयरान है तीसरे नंबर पर, जो उनका छाछ का वो है, हर खाने के साथ आपको ला करके वो रख देंगे। अच्छा, ये लीजिए। तो शराब का सीन क्या है? जैसे हमारे यहाँ पीते बहुत लोग हैं, लेकिन उसे बुरा माना जाता है। सार्वजनिक तौर पर तो लोग बचते हैं बताने से भी कि हम पीते हैं। वहाँ इसे लेकर खुलापन है? क्योंकि मैंने सुना कि काफ़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वहाँ पर, चूँकि जो सेकुलर तबका है वो बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है।
तो मुझे लगता है कि शराब को लेकर के, अल्कोहल को लेकर के बहुत ज़्यादा खुलापन है। यानी हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बहुत आराम से, हर रेस्टोरेंट में तरह है, बिल्कुल यूरोप की तरह है। आप हो सकता है छोटे देहातों में कहीं कहीं इसको लेकर के बुरा माना जाता हो, लेकिन नॉर्मली सभी लोग जानते हैं एक दूसरे को कि, और वो सब एक साथ रहते भी हैं, तो वो इतना ज़्यादा उसको सोशल टैबू के तौर पर नहीं माना जाता, तो लोग पीते हैं। स्ट्रीट फूड यानी स्ट्रीट फूड ऐसा, जैसे यहाँ पर हम लोग स्ट्रीट फूड का कॉन्सेप्ट है, गोलगप्पे, चाट, टिक्की, उतना नहीं है। मोमोज नहीं मिलते वहाँ? मोमोज बहुत ही स्टैंडर्ड दुकानों में ही जाके मिलते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे जब मोमोज नहीं मिल रहे तुर्की में। स्ट्रीट फूड कम है। समोसा मैंने सुना, समोसा आना शुरू हुआ है धीरे धीरे। अच्छा, आना शुरू हुआ है। अभी इंडियन खाने धीरे धीरे आ रहे हैं, आना शुरू हुए हैं। वो इंडियन फिल्में दिखाई दी वहाँ? इंडियन फिल्मों का बड़ा क्रेज है भाई। आमिर खान बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहाँ पर। शाहरुख नहीं है, उनका जो सलमान भी, शाहरुख खान अभी धीरे धीरे होंगे शायद, लेकिन आमिर खान की जो 3 इडियट्स है वो बहुत मशहूर हुई है, और दंगल बहुत मशहूर हुई है, और वो तारे ज़मीन पर तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। ज़्यादातर लड़कियाँ वो तारे ज़मीन ज़रूर मेंशन करती हैं कि उन्होंने तारे ज़मीन पर देखी है, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं वो तारे ज़मीन से, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इंडियन फिल्मों का क्रेज़ अभी का नहीं है, पहले से। ये जब आवारा फिल्म बनी है, आवारा फिल्म रूस और पता नहीं कहाँ फोटो उस वक्त की हैं कि लोग लाइन लगी है टिकट के लिए, राज कपूर की फिल्म उस वक्त। और आवारा फिल्म के गानों की डबिंग आज भी होती है, लोग तुर्किश में उसकी डबिंग करते हैं आज भी। तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स है वो आवारा, उस ज़माने से बहुत ज़्यादा मानते हैं। उसकी वजह ये इंडियन फिल्में इसलिए बहुत मशहूर हैं, ख़ासतौर से वो फिल्में जो ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, क्योंकि वो जो फैमिली सिस्टम है हमारा, भाई बहन, तो वो फैमिली कल्चर को दिखाने वाली फिल्में होती हैं। यूरोप की फिल्मों में कहीं इंडिविजुअलिस्ट बहुत हो गई हैं, वो है। ये तो तुर्की में जो, अगर मैं समाज सोसाइटी की बात करूं, चूंकि आपने इसका जिक्र छेड़ दिया, हिंदुस्तान के करीब है उनका सोसाइटी वैल्यू सिस्टम, बहुत ज़्यादा। अच्छा, परिवार के साथ रहना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग तो एक सेंट्रल एशियन या एशियन फैमिली के लोग हैं, जिसमें, और हाँ मैं भूल ही गया भाई, वो तो कबीलों का देश रहा जी, तो वो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वो वैल्यू सिस्टम में है। तो जैसे फादर है, उसको सुबह उठ करके उसके हाथ को चूमना है, माँ है उनके हाथ को बोसा देना है, और सोने से पहले जा करके उनको बोसा देना है, ये बहुत है। भाई बहनों का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। तो ये रिश्ते बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वहाँ पर। अच्छा, तो जैसे वहाँ हैं वैसे इंडिया में है। इसी वजह से जब इंडिया की फिल्में जाती हैं उसमें दिखाते हैं कि कोई हस्बैंड, जैसे एक रीज़न आया कि तुर्की का एक ड्रामा था जो अरब कंट्री में बहुत पॉपुलर हो गया, उसका नाम था मोहन्नद और नूर। तो लोगों ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि उसमें हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशंस रखता है, बहुत खुल करके उसका इजहार करता है, जो अरब में नहीं करते। तो वो पसंद है उन्हें, कैसा होना चाहिए, पसंद हुआ। इसीलिए इंडिया में जो फिल्मों के गाने बहुत मशहूर हो रहे हैं, साड़ी बहुत मशहूर हो रही है, साड़ी ड्रेस, हालांकि टमाटर की बहुत सारी नई लड़कियां अब ऐसी आ रही हैं कि जो अपने प्री मैरिज जो शूट आउट होता है उनका, फिल्मों का, जैसे हमारे वो फोटो का, तो उसके लिए वो साड़ी चुनती हैं। और वहाँ का तरीका ये है कि प्री मैरिज शूट आउट के लिए वो जाती हैं ज़्यादातर फोटोशूट के लिए किसी हिस्टोरिकल प्लेस में, तो उस जगह पर वो फोटोशूट करेंगे जाकर के। इंडिया की तरह मिल जाता है। और वो मैंने देखा है जगह मुस्तफा किले में फोटोशूट हो रहा है सुबह सुबह। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मौज़ूलियम में हम गए तो वहाँ देखा कि साड़ी पहने एक लड़की कर रही, तो हमने फोटो के बाद उससे पूछा, हमने कहा ये साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? उन्होंने कहा हमने अमेजन से मंगवाई है। अब यूट्यूब पे देख कर उसको उससे सीखा बांधना, क्योंकि वो बांधना उससे बड़ा काम है, और बांधने वाले ट्रेनर नहीं है वहाँ। तो हाँ भाई वो तो है, तो खुद ही बांधनी है। तो साड़ी का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, योगा का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। योगा का खैर पहले से भी था, पहले से, हाँ, तो योगा का बहुत बड़ा है। उसकी एक ये भी है कि लैंग्वेज हमारे यहाँ जो है वो बहुत ही जुड़ी हुई है। टर्किश ग्रामर और हिंदी का ग्रामर एक जैसा है। जैसे हमने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, ग्रामेटिकली टर्की में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। तो उसके लिए अगर आपको टर्किश लैंग्वेज समझनी है तो बिल्कुल हिंदी की तरह समझिए। तो जहाँ पर संज्ञा, जहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नाम, विशेषण, जहाँ पर, तो वो बिल्कुल उसी जगह रखे होंगे जैसे हिंदी में। आप कह रहे हैं कि जो वाक्य विन्यास है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो हिंदी जैसा है, बस शब्द बदल गए। हाँ, अगर आपको टर्किश लफ्ज याद हो जाएं, तो आप उनको हिंदी की जैसे बोल दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, बस सामने वाला बंदा समझ लेगा उसको।
अच्छा, बड़ी आसानी से। इतनी भाषा क्लोज हाँ, और फिर तकरीबन 9000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं जो टर्की और हिंदी में सिमिलर है, टर्की हिंदी उर्दू में सिमिलर है, बहुत ज़्यादा, 9000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। और संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स हैं, तमिल के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो टर्की में कॉमन है, मराठी के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो टर्किश में कॉमन है। तो इंडियन लैंग्वेजेस से मेरा ख्याल है पहनावे में बहुत फ़र्क नहीं है। ट्रेडिशनली तो नहीं था, ट्रेडिशनल ज़माने में तो सब वैसे ही पहनते थे। अब पहनावा तो जो लड़कियों का है वो पहनावे में इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस जब कब आता है क्योंकि वहाँ का मौसम सर्द है, तो वो उनका पूरा फैशन जो है वो सर्दी के लिहाज से होता है। बाकी आप ये बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या महज 20% के आसपास होगी। जहाँ तक रिलीजन का जो असर है सोसाइटी में और नमाज के लिहाज से देखें तो वो बहुत कम है बाकी जगहों के मुकाबले में। 20% से कम लोग या 20% के आसपास एजुकेशन में भी हमें नहीं दिखती होगी कहाँ रिलीजन। एजुकेशन का मतलब मैं सिलेबस जो सरकारी पाठ्यक्रम है उसमें भी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, रिलीजन का असर बहुत कम दिखता होगा। कम दिखता है क्योंकि सिलेबस जो है वो प्योरली सरकार वो है सेकुलर है और ये बहुत स्ट्रिक्टली इसको मेंटेन किया जाता है क्योंकि उनके सिलेबस का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक आइडियाज़ पैदा किए जाएं। ठीक, वो क्वेश्चन करें रिलीजन को, रिलीजन के ऊपर भरोसा ना करें। ओहो, मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त की बच्ची जो है वो पढ़ती है स्कूल में। उसने अपनी टीचर के साथ कुछ डिस्कशन किए रिलीजन के बारे में जिसमें उसने अपनी बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने का कुछ आइडियाज़ शेयर किए। उनके यहाँ से एक नोटिस आया टीचर के पास से कि आप अपने बच्चे के आइडियाज़ पर इस वक्त निगरानी करें, ये ज़्यादा रिलीजियस ना हो जाए। हाँ, क्योंकि उस एज में उसके ऊपर रिलीजन का बहुत ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। वो इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं उस एज में। ठीक है, आप रिलीजन चॉइस करना हो जाइए, चूज़ करना चाहते हैं 20 के बाद करिए, लेकिन बच्चे जब आप हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रहें, ओपन माइंडेड रहें। तो ये उनका स्कूलिंग सिस्टम इस बात को कोशिश करता है, टेम्परामेंट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई। इसीलिए तो बहुत मायनों में तो हम एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए प्रैक्टिस क्या करते हैं अलग बात है, लेकिन वैल्यूज़ बहुत सारी एक जैसी हैं। भाई इंडिया और तुर्की के बीच में सामाजिक और साइकोलॉजिकल हर तरह से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। सही, अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो शायद हम एक ही जैसे होते बिल्कुल। यानी मेरे नज़दीक टर्की का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि टर्की ने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया 2 कंट्रीज़ में बढ़ जाएगा, तो वो तैयार नहीं थे इस बात के लिए। वो जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क बने और उसके बाद का जो पूरा तुर्की बना वो एक देश भारत के लिए ही सोचता था, लेकिन जब 2 टुकड़े हो गए भारत के तब उनको यहाँ कन्फ्यूजन आ गया कि लोग एक ही हैं, उनकी राजनीति एक जैसी है, अब हम उनको 2 कंट्री में कैसे किस बात पे अलग हो गए तो हम कैसे इनको तो बहुत लंबा पीरियड उनको लगा है कि हम उनको ट्रीट कैसे करें, अलग अलग पॉलिसीज बनाने। हाँ, तो आज भी जो उनका सेकुलर तबका है वो ये कहता है कि भाई ये अलग ज़रूर हैं लेकिन ये एक ही जैसे हैं और हमें इनको एक ही तरह से ही रखना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो कंजर्वेटिव तबका होता है वो ये कहता है कि नहीं, पाकिस्तान मुसलमान है और हमें मुसलमान होने की वजह से उनका ज़्यादा समर्थन देना चाहिए। तो वो उसमें डिवाइड करते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादा उनका ये कोशिश होती है कि कोई एक ऐसी सोच रखी जाए जिसमें वो एक ही तरह से सबको डील कर सके, कि उसमें उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो उमर भाई साहब क्या कहते हैं आखिर में विदा को तुर्की में? होशका, दोबारा बोलिए। होशका। मैं नहीं बोल पाऊंगा हम यहाँ से इजाज़त लेते हैं और बहुत लंबा पॉडकास्ट है लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल तो मेरे मन में रह गए। कुछ तो ऐसे होते हैं मुझे बाद में याद आएंगे, लेकिन तुर्की को लेके मेरा ख्याल है आपने जो तस्वीर खींची है उसमें शायद ही कुछ रह गया होगा, कुछ रह गया होगा तो सुनने वाले बता ही देंगे, बाद बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आप मेरा ख्याल है लौट रहे हैं जल्दी अंकारा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और अंकारा जाइए और बीच बीच में बात करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जब लौटेंगे तो फिर मुलाकात करेंगे। नहीं, तुर्की के बारे में अपने आज तक के ऑडियंस के साथ और हिंदी जानने वाले ऑडियंस के साथ इतनी विस्तृत तौर पर मैंने पहली बार चर्चा की, और आपके माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज हो गया है और इस पर अच्छे बहुत राय आएंगी और बहुत सारा इस पर
लोगों की राय पता चलेगी। बिल्कुल, मुझे भी इंतज़ार है। तो प्लीज़ लिखिएगा radio@aajtak.com पर। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी अपनी राय बता सकते हैं। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी एकदम खुल के बताइएगा। मैं भाई साहब तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। और अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन में। उमर अनस साहब को इजाज़त दीजिए और मुझे भी बहुत बहुत शुक्रिया।